सुप्रभात बच्चों। मैं अनीता शर्मा कक्षा 7वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का दादी माँ पाठ आज आपको पढ़ाऊंगी। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। बच्चों, आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग जैसे आपके दादा दादी, नाना नानी इत्यादि होंगे ना बच्चों। वैसे ही लेखक की भी एक दादी थी। तो आज का जो हमारा पाठ का नाम है बच्चों, वो है दादी माँ। आपको दादी पसंद होगी, आपको नानी पसंद होगी। छुट्टियों में अक्सर आप जो है अपने दादा दादी के घर जाते होंगे और नाना नानी के पास छुट्टियों में जाते होंगे। तो आपने पहले से ही तैयारी कर ली होगी कि आप अपने दादी माँ के पास जाएंगे, आप अपने नानी माँ के पास जाएंगे या अपने मामा मामी, ऐसे ही कई रिश्तेदारों के पास जो है आप जाएंगे, ऐसा आपने प्लान किया होगा। और बच्चों, यहाँ पे जो शिव प्रसाद सिंह लेखक हैं, वो भी अपनी दादी माँ को बहुत प्यार करते थे और जब भी छुट्टियां होती थी वो अपने दादी के पास चले जाया करते थे। जैसे हम सभी गर्मी की छुट्टियों में जाते हैं, ठीक वैसे ही लेखक भी अपनी दादी माँ से मिलने के लिए जो है कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता था कि किस तरह से मैं जो है गांव जाऊं और अपनी दादी से मिल लूं। तो शिव प्रसाद सिंह जो इस कहानी के लेखक हैं बच्चों, उनकी एक कमजोरी है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही प्रायः उनका मन अनमना सा हो जाता है। यानी जैसे ही कोई संकट आया, कोई दिक्कत आई तो क्या होता है बच्चों, वो बड़ा घबरा जाता है। उसे घर की याद आने लगती है, दादी की याद आने लगती है। तो ऐसे ही जो है शिव प्रसाद सिंह जो इस कहानी के लेखक हैं बच्चों, वो घबरा जाते थे। तो जब वो घबरा जाते थे तो उन्हें दादी की याद आती थी, उनका मन अनमना सा हो जाता था। हमारा भी बच्चों जब मन अनमना सा हो जाता है तो हम भी अपने बुजुर्गों के पास जाते हैं, उनकी सलाह लेते हैं, उनसे बातें करते हैं। और लेखक के जो मित्र थे ना बच्चों, जो उसके शुभचिंतक भी थे, उसे आने वाली छुट्टियों की सूचना देकर प्रसन्न करने का प्रयास करते। यानी ये कहते कि अब छुट्टियां आने वाली हैं शिव प्रसाद सिंह, अब तुम जो है अपनी दादी के पास जा सकते हो। लेकिन वो उसका पीछे से मजाक उड़ाते थे। लेखक को लगता क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार बच्चों, ये महीना जून जुलाई का होता है। इस समय में लेखक अक्सर अपनी दादी के पास जाया करते थे। तो अब उसने सोचा कि क्वार का महीना आ गया है तो अब वह अपनी दादी माँ के पास जाएगा। गांव में इस समय की स्थिति जो है, क्वार के महीने में क्या होता है, चारों ओर पानी जमा हो जाता है। मोथा, साई की अधगली घासें और तरह तरह की बरसाती घासें जिनमें विचित्र गंध छोड़ती जान पड़ती हैं। रास्तों का कीचड़ जो है इस मौसम में सूख सा जाता है। तो ऐसा मौसम क्वार का होता है। ये बच्चों हिंदी के महीने हैं। तो क्वार का मौसम था। लेखक भी जो है इस मौसम में अपने दादी माँ के पास चला जाता है। इस समय बच्चों और क्या क्या चीजें होती हैं देखिए। इस समय तालाबों में पानी कम हो जाता है और गर्मी के कारण बच्चे क्या करते हैं, इस गंधपूर्ण जल में कूद कूद कर नहाते हैं। बच्चों को गांव में आपने देखा होगा कि जब पानी तालाब में थोड़ा कम हो जाता है, कीचड़ कीचड़ सा पानी हो जाता है, तो बच्चे जो है इसमें खूब गर्मी पड़ती है तो इसमें नहा नहा कर जो है खूब मस्ती करते हैं। छुट्टियों के दिन में अक्सर बच्चों ऐसा ही होता है। तो लेखक भी इस जल में खूब नहाने के कारण क्या हुआ, वो बीमार पड़ गया और उसे तेज बुखार हो गया। गांव में आ गया था, दादी माँ से बिना पूछे जो है तालाब में जाकर के उस गंदे पानी में नहा भी लिया था और खूब नहाया, दिन भर नहाया। गर्मी पड़ती रही, उसमें भी वो जो है नहाते रहे बच्चों के साथ में, तो उसे जो है तेज बुखार हो गया। अब जो है घर आया आकर के बच्चों उसने रजाई होती है बच्चों ओढ़ने के लिए। जैसे अभी आप कंबल यूज करते हैं तो गांव वगैरह में जो है खेस यूज किए जाते हैं, रजाइयां यूज की जाती हैं शरीर को ठंड से बचाने के लिए। तो लेखक ने भी जो है रजाई के ऊपर रजाई जो है वो ओढ़ ली और ओढ़ने के बाद में उसको काफी ठंड लग रही थी और तब जाकर के जो है धीरे धीरे उसका बुखार जो है वो उतरा। दिन में भी थोड़ा सा तबीयत खराब थी तो जो है वो चादर ओढ़ के सोया हुआ था। तभी दादी माँ उसके पास आती है। अब दादी माँ कैसी होती है बच्चों, दादी माँ सफेद किनारी वाली धोती पहने, सन से सफेद बाल, दुबला पतला शरीर था लेखक की दादी माँ का। वो उसके पास आती है। अब दादी माँ क्या करती है बच्चों, जब बच्चों को बुखार हो जाता है तो वो उसका सिर छू करके देखती है,
पेट को छू करके देखती है कि इसको बुखार है या जो है ये ऐसे ही चादर ओढ़ के लेटा हुआ है। तो आते ही उसने भी लेखक के सिर और पेट को छुआ दादी माँ ने। आंचल की गांठ खोलकर चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और माथे से लगाई। चबूतरे की मिट्टी क्या है बच्चों? यहाँ पर वो कहीं पे बाहर गई थी, कोई चबूतरा होता है, वहां की मिट्टी बड़ी शुभ मानी जाती है, तो ऐसे ही मिट्टी वो अपने आंचल में बांध कर लाई होगी और उसने आकर के लेखक के मुंह में थोड़ी सी डाली और जो है उसके माथे पर लगाई। दादी माँ रात दिन लेखक के चारपाई के पास बैठी रहती, पंखा झलती, सिर पर दालचीनी का लेप करती और बार बार छूकर बुखार का अनुमान लगाती। तो गांव में बच्चों अक्सर लोग बाग जो हैं जल्दी से डॉक्टरों के पास जाते नहीं है, और डॉक्टर भी होते हैं तो काफी दूर होते हैं, तो घर पर ही जो है उनका घरेलू इलाज कर दिया जाता है। तो ऐसे ही दादी माँ ने भी जो है उसका लेखक के सिर के ऊपर दालचीनी का लेप लगाया ताकि बुखार जल्दी से उतर जाए। ये घरेलू नुस्खे होते हैं बच्चों, जो अक्सर घर के बुजुर्ग या दादी माँ, नानी माँ वो जाना करती हैं। तो ऐसे ही लेखक की दादी माँ थी बच्चों। और गांव में अक्सर दादी माँ जो है छोटी मोटी बीमारियों की दवा जो है खुद ही कर लेती थी। आपके घर में भी आपकी दादी नानी ऐसे छोटे मोटे इलाज तो करती ही होंगी बच्चों। जब भी आपको थोड़ी सी खांसी हो जाती होगी तो आपको तुलसी के पत्तों को पीस करके उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके इत्यादि वगैरह दे दिया जाता है। तो वैसे ही दादी माँ ने भी जो है लेखक का इलाज किया। तो ऐसे ही बच्चों लेखक की दादी भी घरेलू इलाज करना जानती थी, साथ ही घर की अन्य जानकारियां भी लेती रहती थी। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ इलाज ही लेखक के पास बैठ के कर रही है और बाकी के घर के कामों के बारे में उसे कोई जानकारी ना हो, जैसे हांडी में पानी आया कि नहीं, पीपल की छाल से छौंका या नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो नहीं गई, इत्यादि ऐसे बहुत सारे प्रश्न वो बैठे बैठे ही जो है आने जाने वाले जो घर के लोग थे उनसे जो है पूछते जाती और जो है लेखक की देखभाल करती जाती। बच्चों दादी माँ को गांव में प्रयुक्त होने वाली 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। तो बच्चों अक्सर आपने देखा होगा जो हमारी दादी माँ होती हैं इनको घरेलू इलाज बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, और ये अक्सर गांव में आसपास के जो इलाके होते हैं, अपना मोहल्ला होता है, उसमें ये सारी दवाओं का इलाज लोगों के ऊपर में वो करती हैं। वैसा इलाज उसने लेखक के ऊपर भी किया। गांव में जब भी कोई बीमार पड़ता तो लोग बाग जो हैं दादी के पास आ जाते या दादी वहां पहुंच जाती और इलाज करती थी उनका, और साथ में एक और सीख भी देती थी बच्चों, सफाई। सफाई आजकल का एक अहम मुद्दा है। हम अपने आप को, अपने आसपास को अगर हम स्वस्थ रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, हमें कोई बीमारी जल्दी से नहीं होगी। तो ऐसे ही दादी माँ इलाज तो करती थी, साथ ही साथ वो सफाई के बारे में भी विशेष ध्यान रखती थी और कहती थी कि अपने आसपास साफ रखो, अपने आप को साफ रखो, ताकि हमें कोई जल्दी से बीमारी ना हो। तो ऐसे ही दिन चलते गए। कुछ दिनों में किशन का विवाह था। किशन कौन था बच्चों? वो था लेखक का बड़ा भाई। किशन की शादी के मौके पर दादी बहुत उत्साहित थी। उन्होंने घर को सिर पर उठा लिया। घर को सिर पर उठाना बच्चों ये एक मुहावरा है। घर को सिर पर उठाने का मतलब क्या है कि सारे कामों में व्यस्त हो गई वो। यहाँ पे शादी के काम को देखना और जो है बाहर से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इत्यादि सारे कामों में जो है दादी एकदम मशगूल हो गई। ये सारा काम अपने हाथ से करना चाहती थी। बड़े बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं बच्चों, वो सारा काम अपनी निगरानी में साथ ही अपने हाथ से करने की उनके एक आदत सी होती है। तो ऐसे ही एक दिन दोपहर को, शादी का माहौल था, दोपहर के समय में लोग बाग मिलने के लिए दादी से आते भी रहते हैं गांव में। तो ऐसे ही एक दिन दोपहर को दादी माँ किसी बात पर किसी से बिगड़ रही थी। लेखक ने अंदर से सुना। जब सुना तो उसने जाकर बाहर देखा तो बच्चों दादी माँ धन्नो नाम की एक युवती से अपने ब्याज सहित पैसे मांग रही थी। रामी की चाची, ये सभी गांव में रहने वाली स्त्रियां थी, और वो जो है दया की भीख मांग रही थी। कह रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में ले लो, अभी मेरी लड़की की शादी है। इस तरह की बहुत सारी बातें जो है वो दादी माँ को बता रही थी, और लेखक खड़े हुए ये सारी की सारी चीजें जो है वो देख रहा था। रामी की चाची क्यों गिड़गिड़ा रही थी,
क्योंकि उसकी लड़की की शादी थी और उसके पास पैसों की कमी थी। शादी करने के लिए बच्चों पैसों की जरूरत होती है और दादी को जो उसने पैसे दिए थे वो अपना ब्याज सहित उससे मांग रही थी। थोड़ी देर में दादी ने बहुत कुछ उससे सुनाया, लेकिन थोड़ी ही देर में दादी ने नरमी दिखाते हुए रामी की चाची का सारा रुपया छोड़ दिया। बच्चों, दादी माँ बाहर से सख्त होती हैं लेकिन अंदर से वो बहुत ही नरम होती हैं। आपकी भी दादी माँ ऐसे ही होती होंगी ना बच्चों। और रामी की चाची को जो है नरमी दिखाते हुए छोड़ दिया। और बच्चों, दादी माँ ने क्या किया, 10 रुपए का नोट दे करके कहा कि धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी, 10 5 रुपए के लिए जग हंसाई ना हो। यानी दादी माँ ने जो है उसे 10 रुपए का नोट दिया, जबकि वो उससे अपना उधार मांग रही थी। लेकिन देखिए दादी माँ की नरमी, उल्टे उसे 10 रुपए का नोट दिया और कहा कि जा अपनी बेटी की शादी अच्छी तरह से कराना, 10 5 रुपए के लिए जग हंसाई ना हो। तो बच्चों, उस जमाने में 5 10 रुपए का बहुत ही महत्व था, तो इसलिए 10 रुपए धनों के लिए बहुत ज्यादा थे। तो उस समय बहुत ज्यादा कीमत होती थी 5 10 रुपए की बच्चों। तो दादी कहने लगी, देवता है बेटा, देवता, यानी धन्नो की लड़की की शादी जिससे हो रही थी उसे जो है दादी माँ ने देवता कहा। ये सारी घटना होती रही और धन्नो 10 रुपए का नोट लेकर के चली गई। अब ये सारी घटना होने के बाद किशन के विवाह की तो बात चल ही रही थी। किशन के शादी की तैयारियां जो है घर पर हो रही थी। तो विवाह से 4 दिन पूर्व बच्चों क्या होता था, गांव में गीत गाए जाते थे। आजकल भी गाए जाते हैं। आजकल थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया है तो डीजे वगैरह जो है लोग बजा करके इस तरह के गाने जो है गाते हैं। लेकिन पहले के समय में गांव की स्त्रियां घर पर ही इकट्ठा हो जाती थी और जो है बच्चों ऐसे गीत जो है वो गाए जाने लगे। लेखक बीमार था। अब लेखक जो है बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सका। जब बारात जाती है बच्चों, तो जो बाकी की जो स्त्रियां होती हैं वो घर में कुछ अभिनय वगैरह करके, यानी वो सारा समय, उस समय बारात भी 2 2 3 3 दिन के लिए जाती थी बच्चों। आजकल तो एक ही दिन में ही सारे काम हो जाते हैं, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। तो लेखक जो है वो बीमार था तो वो बारात में नहीं जा सका। अब दादी माँ ने क्या करा, उससे एक चारपाई पर चादर उड़ाकर सुला दिया। और स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात बड़ी अनोखी है कि देखिए उसे जो है लेखक से कितना प्यार था। वो बारात में नहीं जा सका तो उसे अपने पास ही, जहां पर जो है ये सारे गीत गाए जा रहे थे, तो वहां पर जो है वो उसने जो है लेखक को सुला दिया और कहा कि ये चुपचाप जो है यहाँ पर पड़ा रहेगा और तुम लोग जो है अपना गाने बजाने के काम करते रहो। दादा की मृत्यु के बाद जो है दादी माँ उदास रहती थी। दादाजी की मृत्यु हो गई थी बच्चों, तो जो है वो उदास रहती थी। और इस तरह से शादी का जो वो कार्यक्रम था बच्चों, वो चलता रहा और इसी तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ता रहा। शादी हो गई। इसके बाद बच्चों दादा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जो है क्या हुआ बच्चों, दादा के श्राद्ध में लेखक के पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय कर दी। एक माघ मास की कड़कती ठंड में दादी माँ गीली धोती पहने एक संदूक पर दिया जलाए बैठी थी। लेखक ने धोती बदलने को कहा। बोली, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। फिर एक सुबह पिताजी को किशन भैया के साथ उदास बैठे देखा। अब दादी ने पिताजी की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अपना कंगन निकाल कर दे दिया। बच्चों, दादियां जो हैं अपने लिए कुछ ना कुछ अवश्य जो है वो ऐसे अपने संदूक में या कुछ ऐसा छुपा करके अवश्य रखती हैं ताकि संकट के समय में उसका प्रयोग किया जा सके। तो ये सब लेखक सोच रहा था, तभी किशन भैया का पत्र उसके हाथ में कांप रहा था। यानी ये सारी बातें लेखक बच्चों दादी माँ के बारे में लेखक सोच रहा था, दादी माँ ने ये सारा किया था। तो ये सोचकर जब किशन भैया का पत्र उसके हाथ में आया तो वो ये सोचकर घबरा उठा कि ना जाने इस पत्र में क्या लिखा होगा। आंखों पर विश्वास भी नहीं हो रहा था कि क्या दादी माँ सचमुच नहीं रही। यानी दादी माँ स्वर्ग सिधार चुकी थी और लेखक दादी माँ की यादों में खो गया। बच्चों, आपको ये कहानी अच्छी तरह से समझ आई होगी। हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2
का दादी माँ पाठ, उसी के संबंध में कुछ भाषा की बात, और इस पाठ में हिंदी के महीनों के नाम भी बच्चों आए हैं जिन्हें आप नहीं जानते होंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ भाषा की बात जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है वो भी मैं आपको अवश्य बताऊंगी। और दादी माँ पाठ से कुछ प्रश्न मैं आपको अवश्य बताऊंगी बच्चों, जिनका उत्तर आप जानने के लिए उत्सुक होंगे। जैसे कि इसमें एक प्रश्न आया है, लेखक की क्या कमजोरी है? क्या कमजोरी है बच्चों, आप जानते होंगे, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही इस लेसन में बताया था पिछली क्लास में। लेखक क्या होता था बच्चों, उसकी कमजोरी ये थी कि वो थोड़ी सी भी मुश्किल आने पर घबरा उठता था। यानी थोड़ी सी भी कोई दिक्कत आई, परेशानी हुई तो वो फट से जो है घबरा उठता था और अपनी दादी माँ के पास जाने को तैयार हो जाता था। दादा की मृत्यु के बाद, अगला प्रश्न मैं ले रही हूँ बच्चों, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई? इस प्रश्न का उत्तर भी आपने अगर कहानी ध्यान से सुनी होगी बच्चों, तो आपको अवश्य इसका उत्तर आ गया होगा आपके दिमाग में। दादा की मृत्यु होने के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब होने का मुख्य कारण क्या था कि दादाजी के श्राद्ध पर लेखक के पिताजी ने काफी धन खर्च कर दिया था। यानी श्राद्ध होता है ना बच्चों, जब किसी की मृत्यु घर पर हो जाती है तो उसके 13 दिन के बाद में श्राद्ध किया जाता है, उसमें काफी लोगों को बुलाया जाता है, पंडितों को दान दिया जाता है, तो काफी खर्चा होता है। तो लेखक के पिताजी ने जो है वो बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया था, और कुछ उनके धोखेबाज मित्र थे, दिखावी मित्र थे, जिन्होंने जो है उनकी स्थिति को और भी ज्यादा खराब कर दिया था। तो ये बच्चों इस घर की आर्थिक स्थिति खराब होने का उत्तर था। आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो बच्चों इस पाठ में आपने बहुत सारे महीनों के नाम, जैसे कि एक महीने के नाम मैंने बताया था क्वार, आषाढ़, माघ। अब देखिए बच्चों, क्वार महीना क्या होता है? क्वार में गर्मी का अंत हो रहा होता है और हल्की हल्की जो है ठंड शुरू हो जाती है, और इसी ठंड में दशहरे का त्योहार जो है वो मनाया जाता है। इसके बाद और एक नाम आया था आषाढ़। आषाढ़ महीना वर्षा का मौसम होता है और जिसमें खूब जम के बारिश होती है और हम खूब आनंद बारिश का लेते हैं। इसके साथ और एक महीने का नाम आया था जिसका नाम था माघ। माघ महीना सर्दी का महीना होता है। इसमें 15 दिन पहले खूब ठंड और सर्दी पड़ती है और फिर धीरे धीरे बच्चों सर्दी जो है वो कम होने लगती है। अब इस कहानी में आपने हिंदी के महीनों के नाम पढ़े, जैसे अभी मैंने आपको बताया क्वार, माघ, आषाढ़, तो बाकी के महीनों के नाम भी मैं बच्चों आपको अवश्य बताना चाहूंगी। जैसे जनवरी महीने को चैत कहा जाता है हिंदी में, जैसा कि हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारे अंग्रेजी के नाम है। हिंदी में अगर हम इन नामों के बारे में जाने, वैसे हिंदी का महीना जो है बच्चों मार्च से शुरू होता है। तो मार्च और अप्रैल ये है चैत का महीना। उसके बाद आता है वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अघन, पौष, माघ, फागुन। तो बच्चों ये हैं हिंदी के महीने। अब मैं इनको कौन कौन से महीने शुरू होते हैं उनके बारे में बता। जैसे चैत का महीना है, मार्च और अप्रैल में होता है। वैशाख अप्रैल मई का होता है। ज्येष्ठ मई जून का होता है। आषाढ़ जून जुलाई का होता है। श्रावण जुलाई अगस्त का होता है। भाद्रपद अगस्त सितंबर का होता है। अश्विन सितंबर अक्टूबर का होता है। कार्तिक अक्टूबर नवंबर का होता है। अघन नवंबर दिसंबर का होता है। पौष दिसंबर जनवरी का होता है। माघ जनवरी फरवरी का होता है। और फागुन फरवरी मार्च का होता है। तो बच्चों आपको हिंदी के महीनों के नाम जो मैंने आपको बता दिए हैं, ये आप अच्छी तरह से याद कर लें, ताकि आने वाले समय में कभी आपसे कोई अगर ऐसे पूछता है कि क्या बच्चों आपको हिंदी के महीनों के नाम याद है, तो आप उनको आसानी से बता भी सकते हैं। और इस पाठ में बच्चों कुछ ऐसे कठिन शब्द भी आए हैं, वो मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगी। जैसे ज्वर, ज्वर को क्या कहते हैं बच्चों? बुखार। जलाशय तालाब। विषुचिका संक्रामक रोग जो संक्रमण के कारण होता है। निक्सार निकलने का दरवाजा। निस्तार छुटकारा। वात्या चक्र यानी घटनाओं का क्रम। अतुल बहुत अधिक। विलीन गायब।
सन्नाटा, चुप्पी। तो इस तरह के बच्चों बहुत सारे शब्द जो हैं इस पाठ में आए हैं। अब भाषा की बात हम करना चाहेंगे। जैसे कुछ बच्चों शब्द आते हैं जैसे सा, सी, से, इनका प्रयोग आप कैसे करते हैं? इन शब्दों को बच्चों समानता का बोध कराने वाले शब्द हम कहेंगे। जैसे लेखक का मन कैसा हो गया था बच्चों? अनमना सा। तो यहाँ पे आपने समानता का बोध कराने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? सा। उसी तरह से दादी के बाल कैसे थे? सन से सफेद। सन से, सन यहाँ पे बच्चों सूरज को नहीं कहा गया है। सन जो है आप एक क्रॉप होती है बच्चों, जिससे जो रस्सियां वगैरह बनाई जाती हैं, जूट जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं, तो वो जो है सफेद रंग का होता है। तो ऐसे ही दादी के बाल थे बच्चों। इसी तरह मैं और भी एग्जाम्पल्स आपको देना चाहूंगी, उदाहरण है बहुत सारे बच्चों। जैसे कि चांद सा मुख, पत्थर सा कठोर, संगमरमर सा बदन, फूल सी कोमल बच्ची, सेब सा लाल गाल। तो बच्चों ये सारे शब्द ऐसे हैं जिसमें हम समानता यानी उसके साथ समानता का बोध कराने वाले शब्द हैं, जिनका हम प्रयोग आम बोलचाल में भी करते हैं। और अक्सर जो है किसी कविता लिखने में, किसी काव्यांश को लिखने में जो है अधिकतर हम समानता का बोध का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे भी और भी बहुत सारे शब्द हैं बच्चों जिनमें हम समानता का बोध करा सकते हैं। इसी के साथ ही इसमें और एक शब्द आया है बच्चों, जिसमें क्रिया को जोर देकर कहना, यानी किसी काम को जोर देकर करवाना या कहना, ये भी बात इस पाठ में भाषा की बात के अंतर्गत आई है। जैसे दादी माँ अक्सर क्या करती थी, जब भी कोई बीमार पड़ता था या किसी को ज्वर होता था या बुखार होता था, तो वो उसे छू छू कर देखती थी, छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती थी। इसी तरह से और बहुत सारे शब्द हैं बच्चों, जैसे पूछ पूछ कर परेशान करना, बोल बोल कर थकना, पढ़ पढ़ कर बोर हो गया, हंस हंस कर पागल हो जाना, रो रो कर बेहाल होना, ढूंढ ढूंढ कर थक जाना इत्यादि। ये सारे शब्द बच्चों क्रिया शब्द हैं, यानी इसमें आप कुछ काम को कर रहे हैं। तो बच्चों आपको ये क्रिया समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर बच्चों गांव की भाषा, इस पाठ में बहुत सारे शब्द जो हैं गांव की भाषा, जिसे हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे मिट्टी को गांव में क्या कहा जाता है? माटी। विवाह को ब्याह, छौका को छौक, चादर को चदरिया, नहाना को नहाए, कौवा को कागा। तो इत्यादि ऐसे बहुत सारे शब्द इस पाठ में आए हैं बच्चों, जो कि बोलचाल की भाषा में अधिकतर गांवों में या हम अपने घर में भी जो है इनका प्रयोग करते हैं। और अक्सर जो है ये सारी बातें हम घर में, और इस पाठ के अंतर्गत दादी माँ ने लेखक के साथ और साथ ही साथ जो है गांव में रहने वाले सभी लोगों के साथ में जो है ये भाषा का प्रयोग किया है। बोलचाल की भाषा इसे हम कह सकते हैं बच्चों। साथ ही साथ भाषा की बात के अंतर्गत आज मैं आपको कुछ विशेषण और क्रिया की बातें अवश्य बताना चाहूंगी। जैसे बच्चों विशेषण क्या होता है? विशेषण वो शब्द होते हैं बच्चों जो किसी शब्द की विशेषता बताए, यानी शब्द ऐसे शब्द होते हैं बच्चों विशेषण जो विशेषता बताते हैं। जैसे कोमल, राम, रहीम, ये तो नाम हो गए बच्चों। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रमा शब्द का इस्तेमाल करती हूँ कि रमा का शरीर बहुत ही कोमल है, तो कोमल यहाँ पर विशेषता बता रहा है कि उसका शरीर कोमल है। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चों शब्द हैं, जैसे ये फूल बहुत ही सुंदर है, इसका रंग काला है। खुशबू, अमीर, गरीब, कामचोर, ये सारे शब्द बच्चों क्या आ जाते हैं? विशेषण, यानी विशेषता बता रहे हैं। ये कोई खास विशेषता जो है, जैसे फूल की विशेषता है कि बहुत ही सुंदर। जब आप किसी फूल के बारे में बताते हो तो साथ में आप उसमें विशेषण के शब्दों का प्रयोग अवश्य करते हो, जैसे ये फूल काफी सुंदर है। या
उसकी आंखें हिरनी के जैसी हैं, यानी हिरनी की आंखें जो हैं बच्चों बहुत ही सुंदर होती हैं, तो उसकी तुलना की जाती है। तो ऐसे ही बच्चों ये सारे शब्द विशेषण के होते हैं और विशेषता बताते हैं किसी के भी। जैसे काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है? काला है। तो काला क्या हुआ? विशेषता बता रहा है घोड़े की। ऐसे ही बच्चों अमीर, अमीर यानी उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। गरीब यानी उसके पास पैसे की कमी है। कामचोर यानी वो काम को करने से डरता है या काम करना नहीं चाहता है। ऐसे लोग जो हैं जिनको हम कामचोर कहते हैं। तो इस तरह के शब्द जो हैं ये विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद भाषा की बात में बच्चों और एक चीज आती है, वो होती है क्रिया। जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपको क्रिया के बारे में बताया था इस पाठ के अंतर्गत। तो क्रिया क्या होती है बच्चों? काम, किसी भी काम को करना क्रिया कहलाता है। जैसे रोना, हंसना, जाऊंगा, लिखूंगा, खरीदा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं बच्चों जो क्रिया, जिन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो रूप होते हैं बच्चों, सकर्मक क्रिया होती है, एक अकर्मक क्रिया होती है। तो जो खुद के द्वारा की जाती है और जो खुद अपने आप से हो जाती है। तो ऐसे जो है बच्चों क्रिया हम इन्हें कहेंगे। और क्रिया करना यानी किसी भी काम को करना, यानी जैसे श्याम फूल तोड़ रहा है, तो तोड़ना क्या हुआ बच्चों? ये हो गई क्रिया। पत्र लिखना यानी पत्र को लिखा जा रहा है, क्रिया की जा रही है। मैं खाना खा रहा हूं, तो क्रिया की जा रही है यानी काम को किया जा रहा है। तो ये सारे शब्द बच्चों ऐसे हैं जिनसे क्या पता चलता है कि विशेष क्रिया यानी जिस काम को आप करना चाह रहे हो उस काम को आप कर रहे हो। जैसे एक और शब्द या और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। जैसे ब्लैक बोर्ड पर, श्याम पट पर लिखे गए शब्द बहुत ही सुंदर हैं। तो सुंदर शब्द क्या हुआ बच्चों? विशेषण। और क्रिया लिखना। तो ऐसे जो है आप शब्दों को अलग अलग छांट सकते हैं और विशेषण से विशेषता बता सकते हैं और क्रिया से काम को बताया जा सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द भाषा की बात के अंतर्गत दादी माँ पाठ के अंतर्गत भी आए हैं। इसमें आपने महीनों के नाम आपने सीखे होंगे, जिसमें जो है माघ का महीना, क्वार का महीना आदि जो है वो आपने पढ़े होंगे। समानता का बोध कराने के लिए भी जो है बहुत सारे शब्दों का प्रयोग मैंने आपके लिए किया। और क्रिया को जोड़ देकर, किसी काम को जोड़ देकर कहने की बात वो भी मैंने आपको कही। तो अंत में बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये भाषा की बात, साथ ही साथ हिंदी के महीनों के नाम आपको अवश्य याद हो गए होंगे और आप इसे अपने आम भाषा में या आम दिनचर्या में आप इसे अवश्य इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।